नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती ममता त्रिपाठी आज आपको जीव विज्ञान विषय के अध्याय 1 के निषेचन पश्चात घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगी। अभी तक हमने 2 पार्ट में अध्याय 1 के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की है। आज हम निषेचन पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे। आज के जो विषय वस्तु है वो है भ्रूणपोष का निर्माण, भ्रूण का विकास, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, बीज निर्माण, फल व बीज के निर्माण में परिवर्तन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि निषेचन के पश्चात होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं। इसी के साथ ही हम अनिषेक फलन का महत्व, असंग जनन का महत्व, बहुभ्रूणता जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं निषेचन पश्चात कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि पुष्पीय पौधों के अंदर देखने को मिलती हैं। निषेचन, जैसे कि आप जानते हैं, इस क्रिया में नर और मादा युग्मक के समेकन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट का निर्माण के साथ साथ भ्रूण पोष का भी निर्माण होता है। और मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि भ्रूण पोष जो है वो भ्रूण के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो भ्रूण हैं वो कितने तरीके के होते हैं ये भी हम जानेंगे। तो जैसे पौधे 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा, उसी तरह से भ्रूण में भी 2 प्रकार के भ्रूण पाए जाते हैं, एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण। दोनों में डिफरेंस होता है और इन्हीं दोनों एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के बारे में हम आज इस अध्याय में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन जानते हैं कि भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है और भ्रूणपोष होता क्या है। एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो कि द्विनिषेचन या त्रिक संलयन के बाद निर्मित होता है और ये जो है पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है, जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण देता है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई बीज अंकुरित होता है तो भ्रूण जो है बीज के अंदर छिपा होता है और हम देखते हैं कि किसी भी पौधे में शुरुआती दौर में जब वो बीज का अंकुरण होता है और अंकुरित होता हुआ बीज जब भूमि के ऊपर आता है तब आपने देखा होगा जो परिभूमि को अंकुरण है, क्योंकि वो भूमि के ऊपर हो रहा है तो हम सब उसे देख पाते हैं। अधोभूमिक अंकुरण को हम सब देख नहीं पाते हैं। तो उपरिभूमिक अंकुरण जब होता है तब हम देखते हैं कि बीज के जो 2 बीज पत्र होते हैं वो हमें एक लीफी स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं और मध्य में विकसित होता हुआ भ्रूण हमें दिखाई देता है। ये भ्रूण जो है वो भ्रूणपोष के द्वारा ही पोषण प्राप्त करता है और वृद्धि करता जाता है और कुछ समय पश्चात विकसित होकर जब उसमें हल्का पीला रंग की लीफ दिखाई देने लगती हैं तब वह स्वयं अपना भोजन निर्मित करने के योग्य या सक्षम हो जाता है। अर्थात भ्रूणपोष जो है वो नाम से स्पष्ट है, भ्रूणपोष अर्थात भ्रूण का पोषण करने वाला। तो भ्रूणपोष क्या करता है, विकसित होने वाले भ्रूण को भोजन प्रदान करने का कार्य करता है। इसी के कारण ही कोई भी नवांकुर जो है पौध आगे की ओर वृद्धि
पाता है। अ, नग्न बीजियों में ये निषेचन से पहले बनता है। बाकी आवृत्त बीजी जो होते हैं, ऐसे पौधे जिनके कि बीज खुले हुए होते हैं, ढके नहीं होते हैं, उनको नग्न बीजी कहते हैं। उनमें जो ये होता है एंडोस्पर्म, वो निषेचन से पहले ही बनता है। अब हम बात करते हैं भ्रूणपोष के निर्माण की। तो भ्रूणपोष का निर्माण, जैसे कि हमने बताया ही है कि त्रिक संलयन के बाद बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से पोषक ऊतक के रूप में ये बनता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब कई प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल प्रकार के भ्रूणपोष। ये 3 प्रकार के जो भ्रूणपोष हैं, ये अलग अलग पौधों में देखने को हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्रकार। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, केंद्रीय भ्रूणपोष, ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है एक एम्ब्रियो है और पूरा की पूरा भाग जो है वो भ्रूणपोष से कवर्ड होता है। तो काफ़ी अधिकांश भाग घेरे हुए ये रहता है। इसके बाद में हम कोशिकीय भ्रूणपोष देख रहे हैं, जो कि सेल्यूलर भ्रूणपोष के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के नीचे ये बहुकोशिकीय एंडोस्पर्म है, जो कि भ्रूण के पोषण हेतु यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह के भ्रूणपोष को हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष, तो हेलोबियल प्रकार के भ्रूणपोष को हम इस प्रकार से देखते हैं। इसमें फ्री न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और ये यहाँ पर जाइगोट है, और ये इसको पोषण के लिए, भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहता है। अब जैसे कि एनसीईआरटी बुक में आपने देखा होगा, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास इसमें दिया गया है। इसमें कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास को आप चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। तो हमें इसके विकास की थियोरी के साथ साथ इसके चित्रों का भी सहारा लेना होता है, चित्रों को भी जानना होता है। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास में सबसे पहले जो युग्मनज है वो विभाजित होता है और 2 कोशिकाएं बनाता है। बीजांड द्वार की ओर की जो कोशिका होती है उसको हम बेसल सेल कहते हैं, या आधार कोशिका भी कहते हैं। और आधार कोशिका बनाती है क्या? बीजांड द्वार की तरफ की जो कोशिका है वो आधार कोशिका कहलाती है, और चलजा की तरफ की जो कोशिका है वो शीर्षस्थ कोशिका कहलाती है। शीर्षस्थ कोशिका को भ्रूणीय कोशिका भी कहते हैं, एवं आधार कोशिका को निलंबक कोशिका भी हम कहते हैं। जो भ्रूणीय कोशिका है यही आगे चलकर भ्रूण का विकास करती है। भ्रूणीय कोशिका विभाजित होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 कोष्ठीय अवस्था ये निर्मित कर लेती है। ऊपर की जो 4 कोशिकाएं होती हैं वो प्रांकुर एवं बीजपत्र का निर्माण करती है, और नीचे की जो कोशिकाएं हैं वो मूलांकुर और बीजपत्राधार बनाती हैं। ये जो प्रश्न है, ये जो सेंटेंस है, इस पर प्रश्न बनते हैं 1-1 नंबर के, जो जिसमें ये पूछा जाता है कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण हैं उसमें प्रांकुर और बीजपत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, किन कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो ये हम बता सकते हैं कि जो भ्रूणीय कोशिकाएं हैं, ऊपर की 4 कोशिकाएं प्रांकुर और बीजपत्र के निर्माण में भाग लेती हैं। भीतर की कोशिका में विभाजन से बहुत सारी बहुकोशिकाएं बनती हैं और गोलाकार संरचना बन जाती है, जिससे बीजपत्र के बनने वाले स्थान पर विभाजन प्रारंभ हो जाता है और एक हृदयाकार आकृति बन जाती है। जो एम्ब्रियो है वो हार्ड शेप हो जाता है। ये यहाँ पर हृदयाकार लिखा हुआ है, ये प्रो एम्ब्रियो है, हृदयाकार हो जाता है, हार्ड शेप ले लेता है। जैसे कि आप देखते हैं कि हार्ड शेप जो है उसमें उसके 2 लोब्स जो हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो बीजपत्र के बीच की कोशिका प्रांकुर बनती है और निलंबक
वह भ्रूण के मिलने वाले स्थान पर कोशिकाएं हाइपोफाइसिस बनाती हैं, जो कहलाती हैं, जो मूल टोप का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। जो भी अभी हमने इसके विभिन्न स्टेप्स पढ़े हैं वो इस तरह से ही हैं। ये एक कोशिकीय जाइगोट है जो 2 कोशिका में विभक्त होता है। बेसल सेल, सस्पेंसर सेल भी कहलाती है, और ये टर्मिनल सेल, इसको हम एम्ब्रियो सेल भी कहते हैं। फिर इसमें विभाजन होता है, 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 से 4 और फिर 8 कोशिकीय अवस्था बन जाती है। और फिर ये जो है इसमें ऊपर की जो कोशिकाएं हैं इसमें इस तरह से डिवीज़न होता है 8 कोशिकीय अवस्था में, और बाहर की ऊपर की 4 कोशिकाएं प्रांकुर और निचली मूलांकुर का निर्माण करती हैं। और ये बहुत सारी कोशिकाओं में विभक्त होने के बाद हार्ट शेप स्ट्रक्चर ले लेता है, और ये आगे चलकर 2 बीजपत्रों का निर्माण करते हैं, और इस तरह से द्विबीजपत्रीय एम्ब्रियो का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अब बात करते हैं एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। युग्मनज जो होता है जाइगोट, ये विभाजित होकर 2 कोशिका बनाता है, आधार कोशिका और दूसरी अंतस्थ कोशिका। अंतस्थ कोशिका लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न करती है और 2 कोशिकाओं में बट जाती है, और बेसल सेल जो है वो ट्रांसफ़र डिवीज़न करती है, अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा 2 भागों में बटती है, और इस प्रकार से 4 कोशिकीय संरचना निर्मित हो जाती है। जो अंतस्थ कोशिका विभाजित होती है वो 4 कोशिकीय संरचना चतुर्थांश बना लेती है, और इसमें जो एल क्षेत्र बीजपत्र के नीचे का भाग और एल डैश क्षेत्र जो है वो बीज पत्राधार वो प्रांकुर को निर्मित करता है। तो यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं। यहाँ पर ये वाली कोशिका जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न करती है, और ये कोशिका जो है वो ट्रांसफर डिवीज़न करती है, और इस तरह से इनमें कोशिकाओं का विभाजन होता है, और विभाजन के पश्चात यह एक बीजपत्रीय भ्रूण के रूप में विकसित हो जाते हैं। अब बात करते हैं फल निर्माण की, क्योंकि निषेचन के पश्चात जो ओवरी है, सारी प्रोसेस जो है निषेचन की अंडाशय के भीतर, बीजांड के भीतर होती है, और निषेचन के पश्चात फल के निर्माण की क्रिया होती है। फल, यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो फल क्या है? आवृत्त बीजियों में निषेचन के पश्चात अंडाशय जो है वो विकसित होकर और विस्तृत होकर फल में परिवर्तित हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखें तो फल जो हैं वो 2 प्रकार के देखे जाते हैं, या फल के 2 प्रकार होते हैं, एक तो सत्य फल और दूसरा होता है असत्य फल। सत्य फल अर्थात ऐसे फल जिनका निर्माण केवल अंडाशय के द्वारा होता है सत्य फल कहलाते हैं। ये परिभाषा के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और खाली स्थान के रूप में, या 1 नंबर का कोई भी प्रश्न इस तरीके से बनता है। असत्य फल वे फल हैं जिसमें कि जिनके के निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग भी, अन्य पार्ट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या अन्य भाग भी उसमें भाग लेते हैं। जैसे कि पुष्प का पुष्पासन। पुष्प का पुष्पासन यदि फल के निर्माण में भाग लेता है तो इस प्रकार का जो फल है वो असत्य फल कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में ये प्रश्न आया है जिसमें कि ये पूछा गया है कि असत्य फल क्या है। दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछा है कि सेब को असत्य फल क्यों कहा जाता है। तो आंसर हमारा ये होगा क्योंकि जो सेब फल है, एप्पल के निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का दूसरा भाग भी पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हम इसे असत्य फल कहते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं इस चैप्टर से। अब बीज का निर्माण, फल के बाद हम आते हैं बीज, क्योंकि बीज जो है वो फल के भीतर पाया जाता है।
बीज जो है अध्यावरण युक्त मतलब कवर के युग से घिरा हुआ परिपक्व एवं निषेचित बीजाणु होता है। यदि बीज की डेफिनेशन पूछें तो या पूछें कि बीज क्या है, तो बीज क्या है कि आवृत्त बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। ये प्रश्न खाली स्थान में पूछा जा सकता है कि लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम खाली स्थान होता है, तो इसमें बीज जो है वो आएगा। तो बीज क्या है, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि बीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात जो लैंगिक जनन के पश्चात आवृत्त बीजियों में जो परिपक्व निषेचित बीजाणु होता है उसको हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। ये बीज भी दो प्रकार के होते हैं, आपने देखे होंगे कई प्रकार के बीज देखे होंगे, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। इन सभी बीजों को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। एक बीजपत्री बीज उसका उदाहरण है चावल, मक्का, और द्विबीजपत्री बीज आपने सबने बहुत देखा है, चना है, मसूर है और अरहर है, ये सब द्विबीजपत्री बीज कहलाते हैं। अब ये एक नंबर के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये जो टेबल है आपको दिखाई दे रही है, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें, समझें और उसको याद भी करना चाहें तो याद कर लें, क्योंकि एक नंबर के कई क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। 4 नंबर का भी एक प्रश्न बन सकता है कि किसके द्वारा पुष्प के किस भाग के द्वारा भविष्य में किस चीज़ों का निर्माण होता है, किन भागों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रारंभिक संरचना है अंडाशय। तो अंडाशय की जो भित्ति होती है उसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा सबसे पहले तो फल का निर्माण होता है, और अंडाशय की जो भित्ति है उससे फल भित्ति, बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और फल की जो अंतः भित्ति है उसका निर्माण होता है। तो मतलब कोई भी जो फल है वो काय का बना है, अंडाशय। एक परिपक्व अंडाशय जो है वो क्या कहलाता है, फल कहलाता है। ये भी डेफिनेशन हम फल की दे सकते हैं। अंडाशय की जो भित्ति है उसका क्या भविष्य है, वो फल का फल भित्ति निर्मित करती है। इसके बाद हम बात करते हैं बीजांड। तो बीजांड जो है उससे क्या बनता है, बीजांड का जो भविष्य है वो है बीज। जो परिपक्व बीजांड होता है वो बीज बना लेता है। बीजांड व्रंत के द्वारा फल का व्रंत बनता है, हाइलम के द्वारा हाइलम, बीजांड द्वार के द्वारा भ्रूण द्वार, और अध्यावरण के द्वारा जो है वो बनता है बीजावरण या बीजचोल। किसी भी बीज के ऊपर हम देखें, आप चने का बीज का उदाहरण हम ले सकते हैं। यदि चने को हम भिगो दें उसको और अंकुरण की अवस्था में आने पर हम देखें उसमें, या उनको रात में भिगो दें सुबह देखें, तो उसके बीज जो है वो उसको हम अलग करके देख सकते हैं। और उसका जो बीज चोल होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, टेस्टा और टैगमेन, बाह्य बीजावरण और अंतः बीजावरण, जो कि अध्यावरण के बाह्य इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट के द्वारा बनता है। भ्रूणपोष की जो सहायक कोशिकाएं उनकी वो जो हैं वो निषेचन के पश्चात विघटित हो जाती है, डिजनरेट हो जाती हैं। एग सेल के द्वारा जाइगोट बनता है जो कि आगे चलकर भ्रूण में परिवर्तित या भ्रूण में का निर्माण करता है। ध्रुवीय कोशिकाएं त्रिक संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण कर लेती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं भी डिजनरेट हो जाती हैं। बीजांडकाय जो है न्यूसेलस वो परिभ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो अंडाशय और बीजांड जो है उनका भविष्य ही होता है बीज और उसके फल। तो इन रचनाओं को आप ध्यान से देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए और इन्हें याद करके आप कुछ प्रश्नों के हल जो इस पर आधारित हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं।
अब एक प्रश्न जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन वास्तव में फल के विकास की वह क्रिया है जिसमें अंडाशय निषेचन की क्रिया के संपादन के बिना ही फल में परिणत हो जाती हैं तथा ऐसे फल पार्थिनोकार्पिक फल कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना निषेचन प्रक्रिया के ही फल के बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। इंग्लिश में इसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और इस तरह के जो फल होते हैं उन्हें हम पार्थिनोकार्पिक फल कहते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है अनिषेक फलन क्या है, इसके महत्व को बताइए। यदि ये 4 नंबर का प्रश्न है तो आप इसमें 4 जो है उसके महत्व बता दीजिए और उसकी डेफिनेशन दे दीजिए। पार्थिनोकार्पी की उपयोगिता और उसका महत्व। तो जो पार्थिनोकार्पिक फल होते हैं वे मांसल होते हैं, रसदार होते हैं और इनका खाद्य महत्व अधिक होता है क्योंकि रसीले और रसदार होते हैं, मांसल होते हैं, इसलिए उनकी फूड वैल्यू अधिक होती है। बीज रहित होते हैं, बीजीय किस्मों की तुलना में उच्च कीमत पर बिकते हैं क्योंकि ये बीज इनमें नहीं पाए जाते हैं। कि एक प्रश्न और बनता है कि अनिषेक पार्थिनोकार्पिक जो फल हैं उनमें बीज नहीं पाए जाते, क्यों? तो ये भी एक फल है जिसका कि आंसर हम दे सकते हैं कि क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो इसमें प्रॉपर जो है वो बीज का निर्माण नहीं हो पाता है और बीज रहित फल हमको प्राप्त होते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन जैसे पादप हार्मोन के द्वारा पार्थिनोकार्पिक फल निर्माण में अभिप्रेरण से फलोत्पादन की मात्रा तथा निरंतर आपूर्ति की दर बढ़ाई जा सकती है। जो पार्थिनोकार्पिक फल होते हैं उनको हम पादप हार्मोन के देकर उनमें हम उनके उत्पादन को या उनके निर्माण को में वृद्धि कर सकते हैं। पार्थिनोकार्पिक फल जो होते हैं उनमें पल्प बहुत अधिक होता है। जैम, जेली, सॉसेज इस तरीके के जो खाद्य उत्पाद हैं उनके निर्माण में इनका बहुत अधिक महत्व होता है। ज़्यादा मात्रा में ये पार्थिनोकार्पिक फल उपयोग किए जाते हैं। तो ये तो ही पार्थिनोकार्पिक फल या अनिषेक फलन की। अब हम बात करते हैं असंग जनन की। इसकी भी परिभाषा अक्सर पूछ ली जाती है कि असंग जनन क्या है। तो वास्तव में ये जनन की ही एक मेथड है जिसमें संतति का निर्माण बिना युग्मकों के संलयन के ही हो जाता है। अर्थात इसमें मेल और फीमेल गेमेट आपस में समेकित नहीं होते हैं, जाइगोट का निर्माण भी नहीं होता और सीधे ही जो है बिना रिप्रोडक्शन प्रोसेस के नई संतति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम असंग जनन कहते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो पूछा जाता है परीक्षाओं में, बहुभ्रूणिता। बहुभ्रूणता नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। बहु मतलब बहुत सारे, भ्रूणता मतलब भ्रूणों का होना। तो बहुत सारे भ्रूणों का होना बहुभ्रूणता कहलाता है। आमतौर पर एक बीज में एक ही भ्रूण का निर्माण होता है। एक बीज से केवल एक ही भ्रूण निर्मित होता है, किंतु कभी कभी एक बीज से एक से अधिक भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। बीजों की ऐसी स्थिति को हम बहुभ्रूणता कहते हैं जिसमें कि एक से अधिक भ्रूण निर्मित होते हैं। ऐसी स्थिति निम्न कारणों से बनती है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूण पोष की उपस्थिति, भ्रूण पोष में एक अंड के अतिरिक्त अन्य कोशिका से भी भ्रूण का निर्माण हो जाना। कभी कभी जो एग सेल है, एग सेल के अतिरिक्त अन्य जो कोशिकाएं भी होती हैं वो भी फीमेल या अंड सेल की तरह कार्य करने लगती हैं और वो भी भ्रूण के निर्माण में मदद करती हैं। भ्रूण के विदलन से
भ्रूण की उत्पत्ति। कभी कभी एक भ्रूण जो है वो दो भागों में, दो भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता, बदल जाता है, जिसके कारण बहुभ्रूणता हमें देखने को मिलती है। तो बहुभ्रूणता के ये कारण हो सकते हैं, जिसके के कारण एक बीज से अनेक भ्रूणों का निर्माण होते हुए हम देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या बातें जानी। तो सबसे पहले तो हमने भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, निषेचन के पश्चात होने वाली जो घटनाएं, जिसमें सबसे प्रमुख घटना है भ्रूण का विकास और भ्रूणपोष का निर्माण। तो ये दोनों घटनाएं जो हैं वो हमने देखी कि किस तरह से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणपोष का निर्माण किस तरीके से होता है, केंद्रीय कोशिका और मेल गैमेट के मिलने से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, बीज के निर्माण की क्या प्रोसेस है, एक परिपक्व निषेचित बीजांड जो है वो बीज का निर्माण करता है, बीज के प्रकार हमने जाने कि कितने प्रकार के बीज पाए जाते हैं। तो एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज, दो प्रकार के बीजों के बारे में हमने जाना। एक बीजपत्री बीज से एक बीजपत्री पौधे का निर्माण होता है, द्विबीजपत्री बीज से द्विबीजपत्री पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने बीजों के बारे में भी जाना। हमने इस वीडियो में फल के निर्माण की बात भी की है कि फल हम किसे कहते हैं, ये कैसे निर्मित होते हैं और किन किन फल के कौन कौन से भाग जो हैं वो पुष्प की विभिन्न संरचनाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसमें हमने ये देखा था कि अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होता है और अंडाशय की भित्ति जो है वो फल की भित्ति बनाती है। इसके अलावा हमने बीजांड जो है वो बीज को निर्मित करता है, ये भी जाना। और इसके अलावा हमने फलों के प्रकार भी देखे थे कि फल कितने प्रकार के होते हैं। तो सत्य फल और असत्य फल, दो प्रकार के फल पाए जाते हैं। तो सत्य फल ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है, और असत्य फल वे फल होते हैं जिनके निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग भी मदद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने कुछ लाभप्रद चीज़ें हासिल की होंगी, कुछ आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। निश्चित तौर पर आपको इस परीक्षा में सफलता मिलेगी। धन्यवाद।